बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी महाज कई रोज से गर्म है। इस्लामाबाद सीट पर हफीज शेख की शिकस्त के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत पर एक बढ़तरी मिली, जो वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेकर खत्म कर दी। हुकूमत में मौजूद मुख्तलिफ अफराद का यह मानना है कि उनके 25 से 35 के दरमियान अफराद यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने पर आमादा हुए। उनमें से 17 अफराद ने गिलानी को वोट दिया। वजीर दाखिला ने एतराफ किया कि इन 17 अफराद की बोली 6 से 8 करोड़ रुपए लगी। सोशल मीडिया पर आवाम की जानिब से बार बार तकाजा किया गया है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए और इमरान खान इनको सजाएं दें, लेकिन किसी मसलहत की बिना पर ऐसा नहीं हो रहा। और वो मसलहत यह है कि अगर ऐसे लोग पार्टी से निकाल दिए गए तो इमरान खान की कौमी असम्बली में से बढ़तरी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार बतौर चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की हिमायत करेगी। सादिक संजरानी गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की खामोश मुफाहमत के बाद चेयरमैन सेनेट बने थे। ताहम इस मरतबा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे। 12 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शंस में सादिक संजरानी को फिल वक्त यूसुफ रजा गिलानी पर बढ़तरी हासिल है, क्योंकि सादिक संजरानी को जिन लोगों की हिमायत मुयस्सर है, यूसुफ रजा गिलानी के पास वो इस्तेदाद नहीं है। तीसरा और सबसे दिलचस्प मौजू वो है जो हर 3 माह बाद एक दफा सर उठाता है और फिर एक खामोशी छा जाती है। जी हां, यह है मसला उस्मान बुज़दार की तब्दीली का। जब भी तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आता है तो उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं। इस दफा भी यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद यह शोर तवातुर के साथ मचाया गया, बल्कि कुछ लोगों ने तो यह भी दावा कर दिया कि राजा बिशारत अगले वजीर आला हो सकते हैं। ताहम वजीर आजम ऑफिस ने इन खबरों की तरदीद की और इंदिया दिया कि इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी इतनी काबिल सताइश नहीं कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दावों का पास रख सके। अगरचे वज़ीर आज़म ऑफिस ने तरदीद की है, लेकिन फिर भी उस्मान बुज़दार की तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। ताशफीन सफदर साहिबा मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA। बहुत शुक्रिया ताशफीन, आपने वक्त दिया। ताशफीन, ये बताइएगा, वो लोग जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया है इस्लामाबाद की सीट पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आ रही, और वजीर दाखिला ने भी जो बयान दिया है वो भी यही है कि कुछ मुफाहमत हो गई है। क्या हकीकत है इस तमाम तर सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उसामा फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने भी वोट किया हमारे खिलाफ, और जो भी जिस तरह से भी जो भी उनके जहन में था, हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से ये था कि हमने हर सूरत करप्शन के खिलाफ खड़े होना है, करप्शन के खिलाफ हर महाज पे लड़ना है। वो करप्शन पैसों की करप्शन हो, रिश्वत की, सिफारिश की, इदारों की, सियासत की, कोई भी करप्शन हो, हमें उसके खिलाफ जाना है। तो हमारा मौक़िफ़ यही था, इसीलिए हमने कहा था कि जी ओपन बैलेट करवाया जाए, ताकि इस किस्म की कोई शैतानी हरकत बेचने खरीदने वाली हो ना सके, जो कि पिछली पार्टियों का, पिछली हुकूमतों का वतीरा रही है। तो हम तो रिफॉर्म्स की तरफ जाने की बात करते हैं, वो इदारों का रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म्स हो, और वो रिफॉर्म्स इसलिए नहीं होते कि वो PTI को कोई फायदा देते हैं, वो बल्कि आइंदा आने के लिए सब पार्टीज के लिए बेहतरीन चीज होती है। इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। एक तो राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें उन्होंने ज्वाइन किया। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ताशफीन, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, ओपन बैलेट की आपने बात की है, नून लीग ने भी इसके ऊपर बात की। तमाम पार्टीज जब हुकूमत में होती हैं तो ओपन बैलेट की बात करती हैं, ऑपोजिशन में रहते हुए नहीं करती। आपने भी नहीं की। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जब हम ऑपोजिशन से पूछते रहे कि जनाब आपको एतराज किया है, जबकि माजी में आप खुद तहरीकें चलाते रहे ओपन बैलेट के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि इससे कोई तरीकाकार वजह होना चाहिए था, और आप 11th आवर के ऊपर इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। ना तो लूप में लिया गया, ना कोई असेंबली के अंदर इसके ऊपर बात की गई। जैसे आप माजी के अंदर जो है वो बारी बार से तमाम फैसले कर लेते हैं, अभी आपने ऐसे ही किया। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा टाइमली एटलीस्ट 6 माह 8 माह पहले आप कोशिश शुरू कर देते। देखिए, असेंबली में जहां तक रिफॉर्म्स करने की बात है, उसमें हुकूमत की तो पूरी कोशिश होती है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं।
लेकिन ऑपोजिशन का रवैया आपके सामने है कि किसी चीज की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ या किसी बेहतरी की तरफ ना वो आते हैं, ना वो हुकूमत को आने देते हैं, ना वो असेंबली में बैठना पसंद करते हैं और ना वो सेशन को चलाना मुनासिब समझते हैं। तो इस किस्म की हिकमत अमली जब रहेगी तो इस तरह के अब्रप्ट फैसले क्योंकि हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहरहाल सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं। वो अभी नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आ जाएगी, लेकिन हम अपनी एफर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस करप्शन के खात्मे अच्छा, के अगर लिए। नहीं आते असेंबली के अंदर तो आप कम से कम कोई संदेशा तो भिजवाएं, कोई आप कोई वफ्द तो भिजवाएं उनके पास, ताकि एटलीस्ट उनका ये जो एक हुज्जत तमाम हो जाए। मैं वापस आता हूँ अकमल चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ देने। चिटान साहब आपका शुक्रिया। राणा साहब आपकी तरफ आना है। मैंने जो बात ताशफीन कर रही है कि असेंबलियों के अंदर आप लोग आते नहीं है, संजीदगी आपकी होती नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि हमें जो है वो आप एतमाद में नहीं ले रहे, तो दोनों तरफ से शुरू दिन से ये बात चल रही है, इसमें कोई बैठ के हल निकाल रहे? राणा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समत तैयब साहब, मैं आपको आपकी फहम फरासत पर और आपके चेयरमैन साहब को, आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा कौमी इशू और इंटरनेशनल इशूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद हम बात करने से पहले भूल जाते हैं, वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ही थे जो 8 माह इसी कौमी असम्बली में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन कौमी खजाने से, आवाम के टैक्सेस से, पैसों से सैलरीज ले गए कौमी खजाने से, और इस्तीफों का ड्रामा रचाते रहे। तो एक आदमी जिसका नाम जवेद हाशमी था, उन्होंने रिजाइन स्पीकर को दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, और बाकी जो भी इनके थे वो 31-32 जो सीटें थी ना इस्तीफे दिए और एक ड्रामा करते रहे। उसके बाद न्यायी साहब ने खुद कहा था कि मैं आफ्टर 15 डेज या हर वेडनेसडे को कौमी असम्बली में आकर सवालों के जवाब दिया करूंगा। बात है जुलाई 2018 की। फिर न्यायी साहब कह के भूल गए और तशरीफ लाना नागवार गुजरता है उनकी माशाल्लाह शख्सियत पर, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उन्होंने इजरा किया हुआ है जो प्रेसिडेंसी में लग चुकी है। हकीकत में पार्लियामेंट ही है जो आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार रखती है, अदरवाइज कोई भी अदारा, कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो फैक्ट्री लगाई हुई है, वहां से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है, और वो सदारती इलेक्शन, चाहे सेनेट के इलेक्शन का हो, ओपन बैलेट पेपर का, असम साहब कितना अच्छा होता। जैसे हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी और 80 के करीब मीटिंग हुई थी, जिसमें 3 मेंबर पीटीआई के भी थे, और 2017 में जो अफवाम और तफहीम के साथ एक्ट बना था। आज अगर ये बात करते, तरीकेकार पर अगर ये गौर फरमाते, तो सेनेट का मेंबर बनना और मेंबर इलेक्ट होने के बाद चेयरमैन बनना, जो कि पहले 3 तारीख को इलेक्शन हुआ, जो 12 को चेयरमैन का होना, तो एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए था। ये तो खरीदो फरोख्त की बात है, इसमें सर कितना को पैसा लगाया है? साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, न्याजी साहब का फरमान था कि 3 तारीख को ओपन बेल्ट कर ले, और जब चेयरमैन बनना तो फिर सीक्रेट बेल्ट पेपर। वाह, क्या बादशाह सलामत का कौल है भाई। अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन बेल्ट पेपर ही था तो अपोजिशन को इत्मीनान में लेते, और वो कहते हैं आप आते नहीं है, आप बैठते नहीं है, बात नहीं करते, आप असेंबलियों में नहीं आते, आप वो नहीं आते। ताशफीन, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर जो इल्जाम करते हैं, जो इल्जाम आप लगा रही हैं, वो इल्जाम आप पे ऑपोजिशन लगा रहे हैं। जो इस्लामाबाद में 18 जुलाई से लेकर आज तक जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर। अगर ये चुप करेंगे तो मैं कोई जवाब बताएं। मैं देखें किस किस्म के इल्जामात ये लगा रहे हैं और क्या ये बात कर रहे हैं, मुझे तो सुन के भी हंसी आ रही है कि भाई हम तो, छोटी सी बात है कि हम तो बात करते हैं इदारों के रिफॉर्म्स की, करप्शन के खात्मे की। कहाँ है जहां हमने अपनी बात से मुनकिर हुए हैं या हमने कहा है कि हम ये बात नहीं करते या हम ये चीज नहीं चाहते। हाँ, जहां पे इस चीज के अंदर रुकावट आएगी वहां पे फिर हम अपने तरीके से भी चीजों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहरहाल इस मुल्क को ठीक करने की जिम्मेदारी इस वक्त इस मुल्क की हुकूमत की है। और इस वक्त हम सिर्फ एक हुकूमती पार्टी
सेशन को भी चला रही है, इजलास चला रही है और आने की जहमत भी करती है और चीजों के रिफॉर्म्स की बात भी करती है। ये जो बात कर रहे थे न्याजी साहब नहीं आ रहे, नाम ले लें, ये नहीं आ रहे, वो नहीं, देखें, या तो बात ये सिस्टम के चलने की बात है, या तो सिस्टम कहीं पे रुक रहा हो, उनके वुज़रा ना आ रहे हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, आपके हर चीज के रिप्लाईज ना आ रहे हो, तो आप बात कर सकते हैं। बात तो नहीं करें आप। ताशविन, एक पॉइंट सिर्फ ये है कि कम्युनिकेशन गैप है ऑपोजिशन। देखिए, कम्युनिकेशन गैप हमारी तरफ से तो कतन नहीं है, हमने तो बहुत दफा कोशिश की, बहुत दफा कमेटीज बनाई गई, सब कुछ करने की कोशिश भी आपने करनी है। लेकिन उसामा ये देखें, अगर नीयत ही ना हो काम करने की या काम करने देने की, तो बदनीयती का तो इलाज ही नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि बदनीयती तो होगी, क्योंकि अपना लूटा हुआ पैसा बचाना है और जो भी अपनी करप्शन की गई है। अब आप ये देखें, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जिस दिन इन पे हाथ डाला गया या इनकी करप्शन पे हाथ डाला गया, ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये इतना टोपी ड्रामा इन्होंने 60 साल लगा के रखा अवाम के साथ, एक दूसरे को ये घसीटते रहे, एक दूसरे को ये बुरा भला कहते रहे, आज कैसे भाई भाई बन के बैठे हुए। वो मरियम बीबी किस तरह से कहती रही कि जी देखें, अगर आप वोट इमरान खान को डालेंगे तो जरदारी को जाएगा। आज बताएं किसका वोट किसको जाएगा। आप भी तो जरदारी के साथ रहे हैं ना, कौन सा नहीं रहे आप ताशविन, क्या आप लोग जरदारी साहब के साथ नहीं रहे? देखें, नहीं, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आप खान साहब की पुरानी स्पीचेस या जो भी उनके पहली बातें वो निकाल के देख लें, वो एक भी लफ्ज की उसमें फर्क नहीं आया। नहीं, पहले दिन से ये कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो पहले भी यही कहते थे कर दूंगा, हो जाएगा, करना चाहिए। वो अब यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इनकी करप्शन को पकड़ने के लिए निकलेंगे, हम इस मुल्क को ठीक करने के लिए निकलेंगे। आपने भाई भाई बन जाएंगे और आज ये भाई भाई बने हुए रेज की है। सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, जो पॉइंट आपने ही रेज किया है वो ये है कि ये और जरदारी इकट्ठे हो गए। तो मैं सवाल आपसे ये किया कि आप जरदारी साहब के साथ इकट्ठे नहीं हुए थे क्या? बात देखें उसामा, अगेन बात इकट्ठे होने की नहीं है, बात ईमानदारी की है, बात करप्शन के खात्मे की है। सादिक संजरानी साहब के मामले के अंदर ये जिनको आप करप्ट कहते हैं जरदारी साहब, उन्हीं की खामोश मुफाहमत थी। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे, इससे इनकार कर सकते हैं? अगेन वो बात आ जाती है। मैं करप्शन की बात कर रही हूँ। अभी जो इलेक्शन हुआ है यूसुफ रजा गिलानी का, उसमें आपको ओपन वीडियोस दिखाई गई हैं, करप्शन के सबूत दिए गए हैं, और खुली आंखों से वो सबूत देखने के बावजूद भी अगर आप नहीं मानते कि करप्शन हुई है, अगर एक बंदा अपने किसी वजह से या अपना दिल की मान के किसी का साथ देता है, तो उसमें और एक करप्शन की गई मुफाहमत में क्या उसमें इंतजार करें ना। उसमें फरूख हबीब और बाकी लोग गए हुए हैं ना केस लेकर, आज उसकी हियरिंग भी थी, तो वो उसका फैसला आ जाएगा, उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दावा पे एतमाद रखिए राणा साहब, करप्शन की जान छोड़ेगी आप, धक्का मारना और दूसरों को चोर कर देना कितनी अच्छी बात है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, न्याजी साहब का फरमान था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी फरमा लेंगे, ये भी हमारे खाते में डाल दें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा करेंगे, लेकिन करप्शन के बगैर करेंगे। आप प्लीज न्याजी साहब ने फरमान जारी किया कि जनूबी पंजाब, जनूबी महाज, वो हमारा पुराना टिकट होल्डर वो क्या नाम था, बुजदार को अगवा करके ले गए, जनूबी महाज वो खुसरू बख्तियार को ले गए, सदाबहार जाली लोटो को ले गए, और 100 दिन में जनूबी पंजाब देना था, तो 3.25 साल में ये रियासत मदीना के दावेदार ना सूबा दे सके ना उनको तरक्की दे सके। और उसके बाद कहा कि विद इन 100 डेज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नजर आई, 1 करोड़ नौकरी देनी थी। तो मुबारक हो बादशाह सलामत साहब, 3 करोड़ लोग आपने बेरोजगार कर दिए। ये 15-20 हजार लोग जो रोजगार था वो असेंबली हाल के बाहर 3 दिन से रो रहे हैं। खवातीनों हजरात, मर्द हैं औरतें हैं, रो रहे हैं। उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। और वो बुजदार और वो हमारा पुराना गवर्नर, 23 साल की कारकर्दगी के 2 इनको आदमी नहीं मिले, ना गवर्नर बनाने के लिए ना वजीर आला बनाने के लिए, दोनों ही हमारे पुराने टिकट होल्डर। और फिर जो चू का मुरब्बा है, जो कैबिनेट है तजर्बा, वो कहते हैं अभी हम अंडर ट्रेनिंग है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो 50 लाख घर देने थे, कितने घर बने? न्याजी साहब का 300 कनाल का घर इंटरनेशनल करप्शन का सबब है। 300 कनाल का घर रेगुलर करवा लिया जाता है 12 लाख फीस देकर, और लोगों के एक कनाल के 20-20 लाख भी लेते हैं और रेगुलर भी नहीं करते, और CDA की पूरी इंतजामिया भी बदल देते हैं। ये है इंसाफ। और ऐसे बाबर इनकी पार्टी का है, फंड का साथ दे,
23 अकाउंट्स हैं, अरबों रुपए पूरी दुनिया से लेकर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये है बादशाह सलामत। और खुद कहते हैं सर एक मिनट राणा साहब, 5 करोड़ खुद कहते हैं 70 करोड़ रुपए में अब्दुल कादर को टिकट मिला, टिकट वापस सर मैं राणा साहब सिर्फ एक मिनट, अखुंदा चिटान साहब मौजूद है। चिटान साहब, अभी भी मैंने ताशफीन सफदर से ये बात की कि आप एतमाद में नहीं लेते अपोजिशन को, तो उन्होंने कहा कि असम्बलियों के अंदर नहीं आते, क्या इनका है, फिर कोई करप्शन की दास्तान शुरू हो गई, वो सारी की सारी। तो चिटान साहब, असेंबली में आने वाली बात या संजीदगी जाहिर करने वाली बात, ये तो दुरुस्त है कि सबको आना चाहिए, हुकूमती जमात के अरकान को भी और अपोजिशन के अरकान को भी आना चाहिए। किस हद तक ये शिकवा जायज है हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम नहीं समझते कि हुकूमत और ये शिकवा जायज है। अपोजिशन ने बार बार हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने ये सेलेक्टेड वजीर आजम को कहा कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ है। अपोजिशन ने उसको कह दिया कि इस मुल्क को सबसे बड़ा मसला मईशत का है, तो इस पे हम आपके साथ एक मिसाक करने को भी तैयार हैं। और जब भी हमने हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया, चाहे वो कश्मीर के इशू पे था, चाहे वो कोर्ट के इशू पे था, तो हमें एक ही ताना मिला है, और वो ताना ये है कि ये हम मुझसे नारू चाहते हैं और ये जो है अपने केसेस को खत्म करना चाहते हैं। अब 3 साल हो गई, दुनिया ने देख लिया कि 3 साल में पोजीशन पे इसने क्या केस साबित किया। 90 दिन इनको रिमांड पे रखा गया, लोगों को 1 साल 2 साल जेलों में रखा गया। क्या किसी पे कुछ साबित हुआ? क्या किसी से कुछ निकाल दिया? अब वो सारे के सारे लोग जो अभी भी ये अंतरा बोल रहे हैं कि नारू नहीं दूंगा, वो सारे के सारे लोग अदालतों से रिहा हो चुके हैं। और हर एक को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने जो इसके साथ वर्डिक्ट्स दिए और इसके साथ जो कमेंट्स दिए कि ये नेब का इदारा, ये तो सियासी इंतकाम के लिए बना हुआ इदारा है। तो हमने तो हर तरफ कोशिश किया था, क्योंकि मुल्क हम सबका है, ये सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये आपका भी है, ये मेरा भी है, ये अपोजिशन का भी है, ये हुकूमत का भी है। मुल्क है पाकिस्तान है, तो हम सियासत करते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। हमें पता था कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, वहां पे मईशत मजबूत नहीं होता है, और अगर आपका मईशत मजबूत नहीं हो तो आपका मुल्क का इस्तेहकाम जो है वो खतरे में आ जाता है। तो हमने तो उसको बार बार कह दिया था, लेकिन ये मुल्क से बाहर भी जाता तो यही अंतरा बोलता है, नारू नहीं दूंगा। अभी भी वही अंतरा बोल रहे हैं, नारू नहीं दूंगा। तो अब तो टाइम गुजर चुका है। हमने तो 3 साल इसके साथ कोशिश किया कि हम इसके साथ इस मुल्क के मसाइल को, देखिए जी, अब असेंबली में एहतजाज करना ये अपोजिशन का काम है। ये पहला हुकूमत है कि जिसमें वज़रा असेंबली का माहौल खराब करना चाहते हैं, खुद बिल भी ले आते हैं और इसके बाद फिर असेंबली का माहौल भी इस तरह बना देते हैं। सर वापस आता हूँ, सलमान आबिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलमान साहब, क्या वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जिन्होंने इनके खिलाफ ही वोट दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पीटीआई की जानिब से? सलमान, आवाज आ रही है आपको? चाहिए अगर जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सलमान साहब, प्लीज सवाल सुने तो जवाब दीजिएगा। मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, और इस वक्त अगर हुकूमत इन लोगों को बाहर निकाल देगी तो फिर वो एतमाद का वोट भी ना मिलता, और आज वो प्राइम मिनिस्टर भी होते इमरान खान। तो एक मसलहत के तहत इस वक्त हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था मां सिवाय कि वो उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज ना करती। वो वक्ती तौर पे कंप्रोमाइज हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या आगे जाकर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। और माजी में भी जो 18 लोगों को पार्टी से निकाला गया था, वो भी मिसाल हमारे सामने है। लेकिन अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन लोगों के बारे में पता है कि इन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिए और गिलानी साहब को वोट दिए हैं और हफीज शेख को वोट नहीं दिए, अब इनके खिलाफ कार्रवाई कब करनी है, ये बुनियादी तौर पर पार्टी ने खुद से डिसाइड करना है। और मुझे लगता है कि इस वक्त इन
सिचुएशन ऐसी नहीं के खिलाफ कोई इमीडिएट कार्रवाई करेगी। ये एक आइडियल सिचुएशन तो हो सकती है, प्रैग्मेटिक सिचुएशन ये है कि पहले कुछ वक्त गेन किया जाए और फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा सलमान साहब, ये कैसा लगता है सलमान साहब ये कैसा लगता है कि आप के साथ कोई काम कर रहा है और वो रिपोर्टिंग आपको है, आपके डायरेक्शंस के ऊपर चल रहा है और कोई थर्ड पार्टी आके उसको रिश्वत ऑफर करती है और वो रिश्वत लेके उनका काम कर देता है, तो आप थर्ड पार्टी को पूछेंगे, उनको कोसेंगे या अपने बंदे को पकड़ेंगे? देखिए, लेने वाले और देने वाले दोनों मुजरिम हैं और इसमें जो लोग पैसे देके वोट खरीद रहे हैं और जो लोग अपने वोट बेच रहे हैं, दोनों तो मेरे नजदीक मुजरिम है। अब इसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। आर्टिकल 167, 168, 169, 170 इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके अंदर उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करे, उनको सजाएं दे। और ये जो अभी ऑडियो आपके सामने नासिर शाह साहब की वीडियो ऑडियो आई है वो भी सामने है, गिलानी साहब के बेटे की वीडियो भी मौजूद है, इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, चाहे वो हुकूमती रुकन है और चाहे वो अपोजिशन के लोग मुलव्वस ठीक है सर, एक पॉइंट पूछ लूं मैं ताशफीन से। फिर उनका ताशफीन, आपको आवाज आ रही है? अच्छा ताशफीन, मुझे ये बताइएगा कि ये अभी सलमान साहब भी बात कर रहे हैं कि दोनों मुजरिम हैं, आपका बस शायद ऑपोजिशन पे तो नहीं चलना भी नहीं चाहिए, जाहिर है कि वो इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर एक पार्टी है। इन लोगों के खिलाफ इस कदर मुजरिमाना खामोशी, ये सारा आप सहारों पे ये हुकूमत बनाए? नहीं उसामा, मेरी बात अभी थोड़ी सी आप ध्यान से गौर से सुन लें जी प्लीज। देखिए, बात ये है कि लोग, ये जो सिस्टम अब तक हॉर्स ट्रेडिंग का चला आ रहा था और ये एक रवायत बन चुकी हुई है और ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में ये चीज चलती है। और हम जो बात कर रहे थे ना कि ओपन बैलेट होना चाहिए, उसकी रीजन ये थी, अब इसको थोड़ा सा समझे कि हर इंसान के साथ साथ एक बुराई का अंसर, एक शैतान साथ लगा होता है। तो जो लोग रात के अंधेरे में आपसे वोट खरीदेंगे या आपको मुख्तलिफ चीजें ऑफर करेंगे या किसी इंसान की कोई कमजोरी पकड़ लेंगे, ये सारी एक सिस्टम की खराबी है। और अगर आप इस सिस्टम के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, एक बंदा तो वही फिर लीडर है जो कि रिफॉर्म्स चाह रहा है इस कंट्री के अंदर। और फिर जब खान साहब के इत्मीनान के वोट लेने की बात हो रही है तो खान साहब ने बहुत ओपनली कहा था कि जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वो रह जाएं, जो नहीं रहना चाहते वो चले जाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हूँ और ये वाहिद लीडर है जिसने कहा था कि मैं अपोजिशन में बैठने को तैयार हूँ। मुझे ठीक है राणा साहब, मुझे याद नहीं पड़ता आपने भी ओपन बैलेट की बात की थी जब आपकी हुकूमत थी, क्या रिस्पॉन्स था पीटीआई का उस वक्त? नहीं सर, इस सवाल क्या रिस्पॉन्स क्या था उस वक्त पीटीआई का? हमें याद पड़ता है कि जब हमने बात की थी कि ये होना चाहिए, और जब हमने अपने दौरे हुकूमत में इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी मियां नवाशी साहब में, जिसमें 3 मेंबर पीटीआई के भी हैं। हाँ, क्या रिस्पॉन्स क्या था? और ओपन बैलेट पे उसमें जो अमेंडमेंट थी उसमें ओपन बैलेट पेपर पर नहीं एग्री हुए थे। और यही पे ताशफीन सर, यही पे अगर इमरान ने उसकी मुखालफत की है तो वो नोटिस मुझे दिखा दें सर। ये जो शफकत हुसैन, शीरी मजारी जी बिल्कुल सर, याद है अली साहब मेंबर थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें देखिए एक पॉइंट ये आ जाता है जिस वजह से कि ये बात की गई थी कि चलें ठीक है अगर आप इसको सीक्रेट रखना चाहें, क्योंकि ये बहरहाल जमहूरियत है और लोग कई दफा अपनी जमहूरियत है इनकी। नहीं मैं आपको पूरी बात बताने लगी हूँ कि जब मैं आपको पूरी बात बताने लगी हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो इन लोगों ने ही कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग उसके बाद इन्होंने कहा कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए शॉर्ट ये कि जहाँ पे इनको फायदा हासिल होता है, आप अगर मेरी बात सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी ना। आज इनको याद आ गया और कैसे बादशाह सलामत है। अगर ऐसा होता सेनेट के चेयरमैन ऐसा होता कि राणा साहब की तरह लाउड बोलने से सच हो जाती होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाउड बोलने से हकाइक बदल नहीं जाते, इसलिए समझ लेना चाहिए। मेरी बहन आप हदीसें बोल रही हैं, आप ये हकीकतें बोल रही हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी और मेरे खाते में डाल रही हैं। आप मेरा टाइम ले रही हैं, ये अखलाकी कानूनी जुर्म है। नहीं ये मुझसे सामान्य क्वेश्चन किया, मैं उसको रिप्लाई कर रही हूँ, मैं आपका टाइम नहीं लेगा। माइंड सेट है। सुन लीजिएगा राणा साहब,
रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। वो जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। देखिए मेरी बात तो पूरी सुनने ना, ये तो सुनते ही नहीं प्यार करें, अगर वो आता हूँ आपकी तरफ। बेसिकली ताजवीर बात का पहले राणा साहब बोलने से पहले आप बोलते जाए। राणा साहब को चुप करा के दिखा दें उसामा, आप, मैं मान जाऊं आपको। चुप राणा साहब चैलेंज किया मुझे, राणा साहब चैलेंज, राणा साहब मैं कहती हूँ इधर देखिए राणा साहब चैलेंज किया मुझे, ये नहीं खामोश है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, मेरी बात मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। चिटान साहब की तरफ बढ़ते हैं, आपकी बहस तो जारी रहेगी। चिटान साहब बहस आ रहा हूँ, इसके फौरन बाद आपकी तरफ आ रहा हूँ। चिटान साहब सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये तमाम हुकूमतें जब हुकूमत में होती हैं तो इनको ओपन बैलेट याद आता है, ऑपोजिशन में सर ये जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं, क्या वजूहत है इसके अंदर? देखिए जी, हम तो हटते नहीं है, हम तो जो बात हमने कल किया था वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन हर कानून साजी का एक तरीक़ाकार है। हमने 18वीं तरमीम किया, 19वीं तरमीम, 20वीं, 21वीं तरमीम हमने अपने दौर में किया है। इसके लिए हुकूमत एक कमेटी बनाती है और फिर इसका एक सरबराह रखते हैं और फिर तमाम पार्टियां बैठ के वहां पे बात करते हैं और फिर स्टैंडिंग कमेटी में आ जाती है, फिर आ जाती है। ये कानून साजी इस तरह ऑर्डिनेंस से नहीं हो जाती है, ये दूसरा ऑर्डिनेंस है इस हुकूमत का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको वापस भेजा गया, उस पे अखलाकी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ उसामा भाई सर, हम सब कह रहे हैं MPA से पूछिए, हम सब कह रहे हैं MNA से पूछिए। भाई MNA और MPA से पहले हम जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब से क्यों नहीं पूछे कि आप जो हर वक्त कैंटीनर पे खड़ा हो के कौम को जो ये भाषण देते हैं कि सियासत को करप्शन से साफ करना चाहिए, दौलत से साफ करना चाहिए, तो अब्दुल कादर को कैसे आपने बंदों को बिठाया और आजाद जितवाया और फिर शामिल किया, जिसपे आपने इल्जाम लगाया था, आपके पार्टी बलूचिस्तान ने इल्जाम लगाया था, आपके MPAs ने इल्जाम लगाया था कि ये 70 करोड़ सेनेटर बनना चाहते हैं। फिर आपसे ये इमरान खान से क्यों ये नहीं पूछा जाए, इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं पूछे, हम क्यों नहीं पूछे, मीडिया क्यों नहीं पूछे, अपना पार्टी क्यों नहीं पूछे कि आखिर पैसलवाड़ा में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? क्या पूरी सन में आपके पास इतनी कुर्बानी वाले लोग नहीं है कि आपने पैसलवाड़ा को MNA बनाया, फिर मिनिस्टर बनाया? मिनिस्ट्री में इसकी कारकर्दगी क्या है इनके मिनिस्ट्री की? उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी मिनिस्ट्री में क्या किया जो आपने दोबारा उसको सेनेटर बनाया? आप लोग साहब जो 3 महीने हो के PTI में शामिल हुआ था, जिस पे आपके पार्टी ने इल्जाम लगाया है, जिस पे आपके लोगों ने इल्जाम लगाया है कि भाई ये आप लोग 35 करोड़ दे के और सेनेटर बनना चाहते हैं। आखिरी बात उसामा भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि कल तक आप कह रहे थे जनाब वाला कि भाई प्लान पार्टी की इतनी मेंबर है तो उसने इतने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, आपके पास 47 वोट है और अपोजिशन के पास 53 वोट है। आपने अपना कैंडिडेट किस बुनियाद पे खड़ा किया है और आप किस बुनियाद पे कैंपेन कर रहे हैं? क्या सेनेट में आपने 50-50 करोड़ रुपए नहीं दिए अपने MNAs को? ये 3 दिन जो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे हुए थे और एक तरफ आपका बुजदार होता था, दूसरी तरफ KPK का चीफ मिनिस्टर महमूद खान होता था और आप तमाम मेंबरान MPAs और MNAs को बुलाते थे, इनके काम करवाते थे। राइट सर बिल्कुल ठीक है सर, मुझे राणा साहब की तरफ जाना है। जी सर, जी सर वो करप्शन नहीं था? बिल्कुल ठीक सर। चिटान साहब बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में शिरकत की आपने। राणा साहब ओवर टू यू सर। गिलानी साहब के हवाले से किस हद तक पुरुमीद हैं आप? जी मैं चाहता हूं कि आप आंधे को भी पता होता है कि 1 और 1 2 होते हैं, ये कहते हैं नहीं 1 + 1 11 होते हैं। वो भाई सेनेट के मेंबरान PDM के ज्यादा हैं और अब माशाल्लाह DPO, DCO, कमिश्नर, RPO के जरिए हमारे मेंबरान को डराया जा रहा है और पुरानी डेवलपमेंट की स्कीमों की जो फाइलें हैं वो ओपन कर रहे हैं। वह बादशाह सलामत और बादशाह का फरमान होता था हमारे दौर में जब ये अपोजिशन में होते थे कंटेनर पर के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलना चाहिए। तो नियाजी साहब आपने अभी 50-50 करोड़ कौमी खजाने से
अवाम के, गरीबों के टैक्सेस के खजाने से आपने 50-50 करोड़ MNAs को और 1-1 अरब भी दिया है, और उसके बाद फिर आपके मेंबरान आपको मिलना गवारा नहीं करते, क्योंकि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। 3.25 साल बाद आपको टाइम मिला और माशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन आया तो फरमान जारी हुआ कि मार्च की बजाय फरवरी में करवा लें, प्रेसिडेंसी से ऑर्डिनेंस जारी हो गया। और आज मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं, वो 226 आर्टिकल की वायलेशन इन्होंने लोगों ने की, कानून की वायलेशन की, और उसके बाद लियाकत टीआई की है जिन्होंने कहा कि सैफुल्लाह अब्रो को 35 करोड़ में गवर्नर हाउस में बैठकर टिकट दी गई और वो 6 माह पहले पार्टी में आया। तो क्या कार्रवाई हुई? फिर जो अली गिलानी की वीडियो की बात असामा साहब की जाती है, वो मेंबरान कौमी असम्बली जिस पार्टी से भी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और और इमरान खान साहब बड़ा करें ना, जरा जिगरा बड़ा करें और उन 16 मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं करेंगे, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये अर्ज कर रहा हूं, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इसी तरह करेंगे जैसे ये कहते थे कि शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखना, फिर माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर भर्ती कर लिया, और जैसे उन्होंने मिनिस्टर हेल्थ अपने जाती डॉक्टर फैसल को भर्ती कर लिया, और फिर अपने अजीज को सैफुल्लाह नियाजी को पार्टी का भी चीफ ऑर्गेनाइजर और सेनेट का भी मेंबरान बना दिया। अब बोलियां लग रही हैं। इनके अटॉर्नी जनरल ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 50-50 करोड़ लेकर लोग इस्लामाबाद और दुबई फिर रहे हैं। तो फिर जब नियाजी साहब को पता है कि फलां करप्शन कर रहे हैं, तो फिर असामा साहब कार्रवाई क्यों नहीं? राइट सर, सलमान साहब होनी चाहिए। सलमान साहब, सर इस सारे मामले में इल्जामात ही इल्जामात हैं, आपकी राय इंडिपेंडेंट और अनबाइस्ड होगी, कौन दुरुस्त कौन गलत नजर आ रहा है इस सारे मामले में? देखिए, पहली बात तो यह है कि राना अरशद साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो PMLN ने अपने उन अरकान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जिन्होंने PMLN के वोट से गद्दारी करके उस वक्त सादिक संजरानी को वोट डाला था? एक कमेटी बनाई थी ना PMLN ने कि हम अपने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पार्टी फैसले के बरक्स सादिक संजरानी को वोट डाला। आज तक उसका कुछ नहीं हो सका। देखिए, बात यह है कि ना यहाँ हुकूमत दुरुस्त है और ना यहाँ अपोजिशन दुरुस्त है। इस वक्त एक ताकत की लड़ाई है, जायज तरीके से और नाजायज तरीके से जो कुछ हो सकता है कर रही है। यानी आज मरियम नवाज ने कहा है कौम मुंतजर है कि खुफिया बैलेट का तरीकाकार खत्म हो, वो खुदारा खौफ करे। अभी आपके सामने जब ओपन बैलेट की बात आई तो आपने तो उसकी मुखालफत की थी। अब इस वक्त PTI को सूट करता है कि खुफिया वोट के जरिए इलेक्शन हो। उस वक्त सूट कर रहा था ओपन बैलेट होना चाहिए। उस वक्त PMLN को सूट कर रहा था ओपन बैलेट होना चाहिए। अब चेयरमैन सेनेट पे कहते हैं कि खुफिया वोट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी सियासत में तजादात है और सारी पार्टियां सब अपने अपने मफादात को जोड़कर देखने की कोशिश कर रही है, और ये यहाँ कोई जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, ना ये किसी असूल और नजरिए की लड़ाई हो रही है। ताशफीन जी, ताशफीन, ये आप जो लड़ाई है उस ताकत में जायज तरीके से भी और नाजायज तरीके से। बिल्कुल सही है ताशफीन। ये जो अब मरियम साहबा की बात अभी सलमान साहब, देखिए मैं बड़ी देर से क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, मैं बड़ी देर से यही बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो बात की जा रही है कि जो जिसका जहां जो मुफाद आता है वो उस तरह से उस मौकफ को अपना लेता है, बात यही है। मैं बड़ी देर से ये कोशिश कर रही हूँ बताने की कि PTI का मौकफ ये है कि ये वतीरा अनफॉर्चुनेटली पिछले अरसे से ये रिवायत बन चुका है सियासत की, जिसको खत्म करने के लिए इदारों के रिफॉर्म्स के लिए कुछ चीजें हैं जो PTI कराना चाहती है, खान साहब ने जिनका कहा था, और वो ओपन बैलेट की बात की थी। और यहाँ तक आप अब इसमें फर्क है। अब आप इसमें ये देख लें कि एक चीज होती है, हम इलेक्शन जो अपना हमारा आम जनरल इलेक्शन होता है वो भी हम सीक्रेटली जाके वोट डालते हैं, लेकिन वो ये होता है कि ठीक है जमहूरियत है, आप सीक्रेट आपकी राय शुमारी होती है, आप जाके अपनी राय का इजहार करते हैं, और उसमें करप्शन के चांसेस इसलिए कम होते हैं कि इतनी ज्यादा अवाम को जाके खरीदा नहीं जा सकता। तो उसमें अगर आपके पास सबूत आ गए किसी चीज के सामने और साबित हो गया कि ये इलेक्शन जो है वो खराब था या करप्शन यहाँ पे की गई है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना बहरहाल जरूरी है, और इस किस्म की चीजों को अवॉइड करने के लिए इस रूल में चेंज होना चाहिए। लेकिन जहां पे आपके पास कोई सबूत नहीं है और वहां पे करप्शन चलने के चांसेस नहीं है, या कोई अपनी विश और विल से, जैसे आज एक वो इंडिपेंडेंट सेनेटर हमारे साथ PTI में शामिल हो गए,
इस तरह से किसी को हिमायत मिलती है तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम इसको परखें किस तरह, तो उसको परखा इसी तरह जा सकता है कि एक तरीकाकार अपनाया जाए और उसी के तहत इलेक्शन हो। और वो बेहतर तरीकाकार यही है कि जब इस लेवल पे आके इलेक्शन होता है जिसमें मेंबरान की तादाद थोड़ी रह जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको ओपन बैलेट होना चाहिए। और इसी बात के ऊपर खान साहब ने बात की थी। अच्छा, और इसका फायदा सब पार्टीज को होना था। अच्छा ताशफीन, ये किस इंडिपेंडेंट सेनेटर की बात कर रही हैं आप? नाम अगर आप बताएं तो। बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब। उनको तो आपने टिकट दिया था, क्या हो गया आपको? वो इंडिपेंडेंट कहां से हैं? वो तो आपने कान इधर से पकड़ इधर से पकड़ा आपने। उसामा साहब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते हैं भैया। सारे जीते तो है, तो इलेक्शन क्या पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया था? सलमान साहब इंडिपेंडेंट नहीं, मेरी बात सुने उसामा, मेरी बात सुने। उसामा बात ये है कि उनको टिकट दिया था, बलूचिस्तान पीटीआई पार्टी ने मुखालफत की, टिकट वापस ले लिया। तो सर वो इंडिपेंडेंट कैसे हो गए? कैसे नहीं हो गए? वो 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट मिल गया, टिकट के ऊपर एतराज आ गया, उनको उन्होंने जनाब कहा कि आप पहली तरफ से जीत जाए, आप इत्तेहादियों से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जीत जाए, आप उधर से जिता लिया आपने। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तमाशा सलमान साहब, अदब तमाशा है वैसे। राणा साहब इसमें कोई तमाशा नहीं, बल्कि जो तमाशे खत्म करने की बात है। दिया गया। साहब दो बातें आपने वो जवाब देनी है जो सलमान साहब ने बोलते हैं, बस रोला ही पड़ जाता है, समझ कुछ नहीं आता। आप खुतबा दे रहे जी, मेरी बहन आप खुतबा दे, मैं सुनता हूँ। मेरी बहन ये मुनासिब नहीं जो आपका तरीकेकार है। मैंने आपकी बात में बोला नहीं, मेरे किधर आपकी ट्रेनिंग है, कभी आप बात मैं नहीं बोला, मैं बोलता हूँ तो आप टोके जा रहे हैं। मैं खुदाना खास्ता बेइज्जती कराने का टिकट लेकर आया हूं। सिर्फ 2 सवाल, मुनासिब नहीं रहा। सिर्फ 2 सवाल जो सलमान साहब ने रेज किए। एक ये कि आपने जो कमेटी बनाई अपने लोगों को निकालने की, उसका क्या हुआ? दूसरा, मरियम साहिबा अब खुफिया वोटिंग की क्यों बात कर रही है? इन 2 सवालों के जवाब। एक तो मैं करूंगा अमीन और सादक साहब की 64 मेंबरान ने साइलेंट बैठे हुए हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो 64 हैं। वोट डाल के रिजल्ट आता है तो बामर रह जाते हैं। ये बता दें, आपने अपने नहीं निकाले? मैंने सुन लिया मेरे भाई, आपने अपने मेरा ख्याल है मैंने अगर इजाजत फरमाएं, अगर आप साहब आप मेरी बहन मुझे सांस लेने की इजाजत फरमाएं तो मैं अर्ज किए देता हूं। मेरे भाई हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने जो मेंबरान पर शक्को शुबहात थे बिल्कुल हमने उनको परखा भी और उसकी हमने उनको सजा भी दे दी है। नंबर 2 ये बात है कि जिसने रिजल्ट बदला, क्या सजा दी है? सर ये मेरा सवाल है, क्या सजा? आपने हुक्म जारी किया, मैंने अर्ज कर दिया कि कमेटी भी बनाई थी और उसकी सिफारिशात भी मुरतब होगी। दूसरी बात यह है कि अब्दुल कादर को जो टिकट मिला था, सेनेटर को आपने दिया है, नाम ले दे, वो कह रहे हैं कि नाम देने कि किसको आपने सजा दी है, किसको पार्टी से निकाला है। आबद सुलेमान साहब, मैंने कब कहा कि मैं नाम ले रहा हूं? आपने हुक्म फरमाया, मैंने सुन लिया, मैंने सवाल का जवाब दे दिया, हमने कार्रवाई कर ली थी। लेकिन वो जो वहां पर इलेक्शन बना हुआ था और देश की हुकूमत थी, किसी को तौफीक हुई कि वो पता करते कि वो 12 वोट किसने अगवा किए थे, किसने गद्दारी की थी। क्लोजिंग पे जाना, किसी को तौफीक नहीं होगा, इसलिए मैं करता हूं, कहते कोचा करते कोचा। इमरान नियाज़ी साहब, अली बाबा 40 चोरों का टोला है, करप्शन किए जा रहे हैं, किसी को नहीं। आटा चोर, पेट्रोल चोर, मेडिसिन चोर किए जा रहे हैं। सर क्लोजिंग पे जा रहा है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने वक्त दिया है। ताशफीन आपको शुक्रिया, सलमान आपका शुक्रिया, चटान साहब मौजूद थे, उनका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।